हाँ जी, नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है, विश्वास है, अच्छे से हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। दोस्तों, हम आपको निरंतर भारतीय शिक्षा का इतिहास पहले वीडियो से आज तक आज भारतीय शिक्षा का इतिहास पार्ट 11 बताने जा रहे हैं। हम आपको निरंतर भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में क्रम से बताते जा रहे हैं। हमने सर्वप्रथम आपको वैदिक कालीन शिक्षा हमने बताया था। भारतीय शिक्षा के इतिहास में भारतीय शिक्षा के इतिहास को 5 पार्टों में विभाजित किया गया है। हमने आपको पहला बताया था वैदिक कालीन शिक्षा, दूसरा बताया था आपको बौद्ध कालीन शिक्षा और तीसरा आपको बताया था मुस्लिम कालीन शिक्षा, चौथा मैंने आपको बताया था ब्रिटिश कालीन शिक्षा और 5वीं हमने आपको बताया था आधुनिक शिक्षा व्यवस्था। हम आज आपको आधुनिक शिक्षा व्यवस्था में चल रहे हैं, लेकर के हम आपको बता रहे हैं। हमने आपको वैदिक कालीन शिक्षा में बहुत महत्वपूर्ण बातें आपको बताई थी, आपको अवगत कराया था कि जब वैदिक कालीन शिक्षा में बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उनके परिवार में दी जाती थी। इसके बाद जब वो शिक्षा प्राप्त करते थे तो उनका उपनयन संस्कार होता था। शिक्षा वहाँ संस्कृत भाषा में दी जाती थी और वहाँ पर वर्ण व्यवस्था की शिक्षा थी। वैदिक काल में शिक्षा जहाँ एक और ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इनको शिक्षा दी जाती थी। वैदिक काल में महिला और शूद्रों को शिक्षा नहीं दी जाती थी। जब हम बौद्ध कालीन शिक्षा में प्रवेश हुए तो हमने आपको बताया था कि बौद्ध कालीन शिक्षा में आपको शिक्षा मठों में दी जाती थी, पवज्ज संस्कार के द्वारा दी जाती थी। और बौद्ध कालीन शिक्षा में शिक्षा के लिए सभी के लिए संस्कार खुले थे। किसी भी जाति या वर्ग का बच्चा पवज्ज संस्कार के माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकता था। बौद्धकालीन शिक्षा में शूद्रों के लिए भी और महिलाओं के लिए भी सभी के लिए शिक्षा के द्वार खुले हुए थे। इसके आगे हमने आपको बताया था मुस्लिम कालीन शिक्षा। मुस्लिम कालीन शिक्षा में हमने आपको बताया था कि उनका वहाँ भी संस्कार होता था। उनका वहाँ बिस्मिल्लाह संस्कार के द्वारा और अरबी, फारसी, उर्दू भाषा के माध्यम से उन्हें शिक्षा दी जाती थी। मुस्लिम कालीन शिक्षा व्यवस्था के बाद हमने आपको बताया था आधुनिक कालीन शिक्षा व्यवस्था, जो 1947 स्वतंत्रता के बाद से आरंभ हुई, जिसमें हमने आपको बताया था कि 1937 ईस्वी में महात्मा गांधी के विचारों पर या उनकी शिक्षा में कैसे प्रगति हो, कैसे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, कैसे बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मिले, कैसे यह शिक्षा गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित सभी के घर तक, सभी के बच्चों तक पहुँचे। कोई एक ग्रामीण परिवेश का भी एक बच्चा शेष ना रह जाए जिसके पास शिक्षा ना पहुँच पाए। इसलिए 1937 में शिक्षा को डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने कई प्रत्यावेदन दिए। उसी को हम बुनियादी शिक्षा के नाम से जानते हैं, उसी को हम तालीम शिक्षा के नाम से जानते हैं, नई तालीम शिक्षा कहते हैं, और उसी को हम शिल्प शिक्षा भी कहते हैं। उसी को हम वर्धा शिक्षा योजना के नाम से भी जानते हैं, बेसिक शिक्षा के नाम से भी जानते हैं। 1937 शिक्षा के बाद हमने आपको बहुत सारी बारे में बताया। उसी के दौरान हमने आपको कई पार्टों में आपको ये भी बताया था आर्टिकल 14, 15। हमने आपको आर्टिकल 14 के बारे में बताया था, व्यक्ति को अपनी अभिव्यक्ति की आज़ादी और गरिमापूर्ण जिंदगी जीने का उसे अधिकार है, अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 15 हमने आपको बताया था। अनुच्छेद 21 का हमने आपको बताया था, जो बहुत महत्वपूर्ण है। भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन के तहत अनुच्छेद 21 का में या अनुच्छेद 21 में 6 से 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। वह शिक्षा बच्चों को वो उनकी मौलिक अधिकार थी। उसी के साथ साथ इनके काम में हमने आपको ये भी बताया था कि यदि बच्चों को 21A में
शिक्षा उनका मौलिक अधिकार है, तो इनके उन काम है अभिभावक, माता पिता और संरक्षक का एक कर्तव्य भी है कि वो अपने बच्चों को 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अवश्य उपलब्ध कराए। हमने आपको इसके आगे भी बहुत सारी आपको जानकारी दी थी। आर्टिकल हमने आपको 45 भी बताया था, बहुत आर्टिकल हमने आपको आर्टिकल 48 के बारे में भी बताया था। इसके आगे जब हम चले थे हमने आपको हिंदी के विषय, भाषा के विषय में भी बताया था। आर्टिकल 343 हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया था। हम हिंदी भाषा को 14 सितंबर हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। इसके आगे हम आपको ले चलते हैं। आज हम आपको बताने जा रहे हैं आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 4। जब शिक्षा पर बहुत सारे शोध हुए, शिक्षा पर बहुत सारी कमेटी आयोग बनी कि शिक्षा कैसे अच्छी से अच्छी बेहतरीन तरीके से सुगम हो। इसके पहले हमने आपको ये भी बताया था कि बच्चों को शिक्षा मातृभाषा में दी जाए तो और बेहतर होगा। उसी के क्रम में हम आपको आगे बताते हैं आज आधुनिक शिक्षा व्यवस्था भाग 4 विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग ये कैसे बना, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और एक कब बना, किसकी अध्यक्षता में बना। कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग किसकी अध्यक्षता में बना, तो ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में बना। इस किसके लिए बना था, इस आयोग का काम क्या था। भारत सरकार ने शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए, शिक्षा में जो भी कमियां रह गई थी, शिक्षा में और बेहतर तरीके से कैसे सुधार हो, इसके लिए भारत सरकार ने शिक्षा के दोषों को दूर करने के लिए 4 नवंबर 1948 ईस्वी को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की अध्यक्षता में विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन किया था। हम इस शिक्षा आयोग को विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के नाम से भी जानते हैं। और अगर ये बात आ जाए कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन आयोग, तो भी इसको जानते हैं। इस आयोग में कुल कितने मेंबर थे, 10 सदस्य थे। विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग में 10 सदस्य थे। इस आयोग ने 1949 ईस्वी में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें 2 से 7 संस्तुतियां की गई थीं। यह प्रतिवेदन 18 अध्यायों में विभक्त था, जिसमें सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक सारी बहुत, इसको जब आप विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग को बहुत विस्तृत तरीके से इसका अध्ययन करेंगे तब इसके बारे में आप पूरा अध्ययन पाएंगे। हम आपको यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण जहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, जहाँ से आपके परीक्षाओं में प्रश्न आते हैं और पूछ लिया जाता है, वो हम आपको बताते जा रहे हैं। आयोग के शब्दों में बहुत अच्छे शब्द, देखिए कितना अच्छा वाक्य था। इसमें लिखा था, हम न्याय, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की प्राप्ति द्वारा प्रजातंत्र की खोज में संलग्न है। आयोग ने शिक्षा के द्वारा प्रत्येक नागरिक में वसुधैव कुटुंबकम, बहुत अच्छा वाक्य, वसुधैव कुटुंबकम, जिसका अर्थ होता है धरती ही परिवार है, हमारा पूरा विश्व ही परिवार है। इतना अच्छा शब्द था कि भावना का विकास करने पर जोर दिया। इसके बाद तारा समिति आती है 1948 ईस्वी में। इसका क्या कार्य था, इस समिति का कार्य था माध्यमिक शिक्षा की जांच के लिए बनी थी। ये समिति माध्यमिक शिक्षा के लिए जांच के लिए बनाई गई थी। इसके बाद माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन होता है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन भारत सरकार ने 23 सितंबर 1952 ईस्वी को मद्रास विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मोदालियर की अध्यक्षता में माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया। दोस्तों, प्रिय बच्चों, छात्रों, यदि आपसे पूछा जाता है कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, तो आप बता सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन उप कुलपति डॉक्टर ए लक्ष्मण स्वामी मोदालियर की अध्यक्षता में किया गया। अध्यक्ष के नाम पर गठित इस आयोग को मोदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। ये भी पूछ लिया जाए, माध्यमिक शिक्षा आयोग या मोदालियर आयोग की स्थापना या आयोग का गठन कब किया गया था, तो 23 सितंबर 1952 ईस्वी को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था। इस आयोग को भारत में माध्यमिक शिक्षा के
सभी पक्षों की जांच करना, उनके विषय में आख्या देना और सुधार के संबंध में सुझाव देने का दायित्व सौंपा गया था। इस आयोग ने 29 अगस्त 1953 ईस्वी को 15 अध्यायों में 2 से 40 पृष्ठों का अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। दोस्तों, हम आपको जो भी ये महत्वपूर्ण प्रश्न खोज करके क्रम बाई क्रम में अध्ययन करवाते जा रहे हैं, ये आप यकीन मानिए, मैं ये विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं कि आने वाली परीक्षाओं में आपसे इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। क्योंकि कोई भी आप परीक्षाएं होती हैं, सभी परीक्षा ऑब्जेक्टिव होती हैं, वो पूछ लिए जाते हैं। उन्होंने कहा विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग का गठन कब होगा, किसकी अध्यक्षता में होगा, क्यों होगा, सिफारिशें क्या थी, यही सारी चीजें पूछ ली जाती हैं। हम आपको माध्यमिक शिक्षा आयोग के बाद नेक्स्ट वीडियो में इससे क्रमशः आगे जो भी आयोग हैं, जो भी समितियां हैं, अभी तो बहुत अवशेष पड़ी। अभी हम कहाँ चल रहे हैं, 1952 ईस्वी माध्यमिक शिक्षा आयोग चल रहा है। अभी तो जब आप और आएंगे तब आपको बहुत कुछ NCF 2005, RT एक्ट 2009, इसके बाद हमें आपको ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 नई शिक्षा नीति जो 2020 बनी हुई है, यहाँ तक आना है। हम आपको क्रम बाई क्रम सारे पॉइंट जो आपसे परीक्षाओं में पूछे जाएंगे वो हम आपको बताते जा रहे हैं। हम सभी दोस्तों को से ये आग्रह करते हैं कि आप सभी, हम क्रम से वीडियो डाल रहे हैं, इसमें कोई भी वीडियो आप छोड़े ना। क्योंकि किसी भी चीज़ को यदि हम जब करने का लक्ष्य बनाते हैं, हम अपना उद्देश्य बनाते हैं, तो यकीनन ये मानिए कि जब हम क्रम से उसका अध्ययन करें तब हमें बहुत बेहतर तरीके से उसका समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हम अगर एक मकान बनाते हैं तो हम सबसे पहले उसका पिलर से या नींव से उसका कार्य करते हैं, तब जाकर के हम दीवार बना करके बीम से और फिर छत डालते हैं। इसी प्रकार हम आपको भारतीय शिक्षा के इतिहास के बारे में बता रहे हैं। तो आप हमारे पहले वीडियो से, जिसमें हमने भारतीय शिक्षा का इतिहास 5 कालों में विभक्त किया था, आप पहले वीडियो से ही इसको नोट करें और एक कॉपी लें, पेन लें। हम आपको ये विश्वास जताते हैं कि जब आपके पास ये पूरे नोट होंगे और ये आपसे पूछा जाएगा, जहां से क्वेश्चन आएगा आप उठा के देख लेना, कोई प्रश्न इनसे छूटा नहीं होगा। क्योंकि आपको हर विषय की पढ़ाई के साथ साथ भारतीय शिक्षा का इतिहास जानना बहुत आवश्यक है। ये तो किसी भी एग्जाम में मिल सकते हैं। तो हम आपको ये बताते जा रहे हैं दोस्तों, अपने निरंतर पथ पे जिस कर्म को कर रहे हो उसको बड़ी ईमानदारी, निष्ठा और अपने जुनून, विश्वास के साथ, कौन क्या कह रहा, कौन क्या कर रहा, इस बात को ना ध्यान में रखते हुए, इस संसार में विशेष प्रकार के, कई प्रकार के लोग पाए जाते हैं। आप अपना काम अपनी खामोशी से, अपनी ईमानदारी से, अपनी निष्ठा और विश्वास के साथ करिए। आने वाली परीक्षाओं में आपको कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, इसलिए अपना अध्ययन निरंतर करते रहिए। हम आपको क्रमशः नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे बताएंगे। पुनः हम आप सभी को बहुत बहुत बधाई, उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देते हैं। कल हमारी आपकी फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ओके।